आपके रोल नंबर 821242, नाम किरण कुमार। आप अपने बारे में बताइए पूरा। जी सर, मेरा गृह जिला जैसलमेर है और मेरी 11th और 10th 12th आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से हुई है। 2008 में मैंने 12वीं की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से करी है, और बाद में एमएससी इन केमिस्ट्री करी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी थी। 2015 से 17 तक मैं स्प्रिंगर नेचर में जॉब कर रही थी, और अभी एट प्रेजेंट मैं 2019 अक्टूबर से अमेज़न में जॉब कर रही हूँ। तो आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, तो हम देखते हैं कि स्कूल में या कॉलेज में अच्छे चांसेज है रोज़गार, कोई भी प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, तो सैलरी भी अच्छी है, शांति की नौकरी है, टाइम भी फुल दे पाओगे परिवार को। और आरएस की नौकरी ये तो एक भागम भाग की नौकरी है, इसमें अपन बहुत बिजी रहेंगे, परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो फिर आपने इधर कर कैसे किया, आरएस बनना कैसे किया आपने? जी सर, मैं अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे परिवार की उम्मीदें हैं मेरे से। तो मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं एक आरएस अधिकारी बनूं, और तो मेन रीज़न ये है। उसके बाद ये मेरा भी सपना है कि मैं आरएस अधिकारी बनूं। एट प्रेजेंट मैं जॉब में हूँ, बट जो सामाजिक मान्यता या फिर जो आपको सम्मान आरएस अधिकारी के रूप में मिलता है, वो एक प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है, इसलिए। नहीं, प्रेजेंट टाइम में आप जिस जॉब में हो तो उस जॉब से संतुष्ट नहीं हो, या आरएस में क्यों आना चाहते हो आप? नहीं सर, मैंने एक्चुअली पहले तैयारी करी थी, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अमेज़न ज्वाइन किया है। तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ प्राइवेट में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास एट प्रेजेंट। बट ये मेरा एक मीन्स मेरा सपना है आरएस बनना। तो मेन रीज़न कि मैं मुझे वाइडर एंगल में लेगा जॉब करने के लिए। जो प्रेजेंट जॉब है वो शायद सब कुछ सही है, बट एक ही एरिया में मैं काम करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे व्यापक स्तर मिलेगा जॉब करने के लिए, और समाज की सेवा कर सकते हो आप उस पोजीशन पे आके। तो ये मेन रीज़न है। तो आप सिर्फ आरएस ही बनना चाहते हैं, या आरएस के साथ और बहुत सारी सर्विसें हैं? मान लो आरएस में आपका नहीं होता है, एलआईडी में हो जाता है या दूसरी सर्विस में हो जाता है, तो आप ज्वाइन करोगे या सिर्फ आरएस के लिए तैयारी करोगे? सर मैं श्योर हूँ कि मैं ज्वाइन करूँगी अभी, अगर मुझे कोई एलीट सर्विसेज भी मिल जाती है एट प्रेजेंट। बट ये भी श्योर है कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी। प्रेजेंट टाइम में हम सुन रहे हैं, कुछ शब्द हैं जैसे चल रहे हैं, जैसे कोविड है, कोरोना है, ऐसे सब चल रहे हैं। तो कोविड में और कोरोना में क्या अंतर है? सर, कोरोना वायरस का नाम है, और कोविड जो है वो कोरोना वायरस डिज़ीज़ जो 2019 में स्टार्ट हुआ है, उसको नाम दिया है WHO ने। तो कोरोना जो शब्द है उसके वो वायरस का नाम है, और बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो एक और बीमारी कुछ साल पहले चली थी, सार्स में, और ये कोरोना में क्या फ़र्क है इसमें? सर सार्स ये सर वो भी एक्यूट सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, लेकिन ये दोनों ही रेस्पिरेटरी। बायोटेक्नोलॉजी यही है, तो आपको पता होना चाहिए सार्स और कोरोना में क्या संबंध है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये बताइए, जैसे एक रेट्रो वायरस होता है, जैसे वायरस होता है तो उसमें एक रेट्रो वायरस होता है, तो जिसके लिए टीका बनाना बहुत ही जटिल काम होता है, और आज तक वैज्ञानिक हैं जो रेट्रो वायरस के लिए कोई टीका नहीं बना पा रही है। तो ये रेट्रो वायरस क्या होता है? सर, रेट्रो वायरस आरएनए का मीन्स एक स्ट्रैंड होता है, और उसमें ये होता है कि ये वायरस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है एक ये बताओ कि जैसे, चलो ठीक है, हाँ बताओ। हाँ ठीक हो गया। एड्स का जो वायरस है, ये रेट्रो वायरस है, कैसा है? एड्स का वायरस, और ये कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस भी आई गेस, सॉरी सर, मीन्स मैं
श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से ये रेट्रोवायरस है, इसीलिए Confirm नहीं इसकी हुआ। वैक्सीन बनाने में से कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। अच्छा, जैसे ये एक होता है अपने शरीर में एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में क्या फ़र्क है? एंटीजन एंड हाँ, एंटीबॉडी। सीधी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मैं कहता हूँ। यस सर, मैंने रिवाइज नहीं किया। एंटीबॉडी है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है, जो भी BNT सेल्स जो है बॉडी की वो इम्यून सिस्टम में मींस ये प्रोड्यूस होता है। और एंटीजन जो है ये सर मैं श्योर नहीं हूँ इस पर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट टाइम अपन सुन रहे हैं, पहले भी सुनते हैं, एक जेनेरिक दवाएं होती है, एक पेटेंट दवाएं होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मरीज़ होते हैं या लोग होते हैं वो जेनेरिक दवाओं पर विश्वास कम करते हैं, और डॉक्टर भी जेनेरिक दवाएं कम लिखते हैं सरकार के बार बार आदेश के बावजूद भी। तो जेनेरिक दवाएं क्या होती है? ओके, जेनरिक मेडिसिन ये होता है कि हर मेडिसिन का एक फार्मूला होता है, तो उसका जो मेन फार्मूला होता है, जो भी उसमें कंपोनेंट यूज़ किए हैं केमिकल्स, उसी का नाम को जेनरिक नेम बोलते हैं। और जो भी ब्रांड्स वगैरह होती है वो उसी नाम को एक डिफरेंट नेम दे के प्रेजेंट करती है। तो क्योंकि वो ब्रांड नेम दे देते हैं, और डॉक्टर्स को भी उसी मीन्स एक नेटवर्क बनता है जिसका कि एक दवाई को या एक ब्रांड को मोटिवेट करना है और उसी को बढ़ावा देना है, तो उस हिसाब से डॉक्टर वही रिकमेंड करते हैं। बट दोनों का जो भी असर है एक बीमारी पे वो दोनों बराबर होता है, क्योंकि जेनरिक जो उसमें कंपोनेंट यूज़ हुए वो सेम होता है। अपने यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए जेनेरिक दवाएं होती हैं, वो यूज़ करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं तो वो ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या इसमें कोई फ़र्क होता है क्या ब्रांडेड में जेनेरिक में कोई? सर मेरे नॉलेज में इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सेम क्योंकि सेम केमिकल कंपोनेंट यूज़ होता है, सेम मात्रा में या जो भी mg जितना उसमें बनाते हैं वो सेम होता है सब कुछ, एक दवाई का फार्मूला। तो ये जस्ट ब्रांड की वजह से ये फ़र्क है, और ब्रांड की वजह से उसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा होता है। किरण जी, आपने अपनी हॉबी बताई है पेंटिंग, किस तरह की पेंटिंग करना पसंद है? जी मैं कैनवस पेंटिंग करती हूँ, और उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ। आपने सुना होगा प्राचीन काल में एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा चित्रकारी थी, इनमें मूल अंतर क्या था? मैम एलिफेंटा और एलोरा की केव्स में जो एलिफेंटा केव्स है उसमें एक तो विभिन्न धर्म की केव्स है वहाँ पे, जिसमें कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और बीच में जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म की है। और जो पेंटिंग्स हैं उसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है, और अजंता जो है वो पूर्णतः बौद्ध धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स है उसमें। आप एक महिला अधिकारी होने के नाते ऐसे कौन से 3 गुण या जो प्रशासनिक गुण हैं जो मानते हो जो पुरुषों से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? मैम सबसे मेन जो वुमेंस में जो होता है वो है पेशेंस लेवल। दूसरा है कि एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, और तीसरा हम लोग दूसरों को सुनने की क्षमता भी ज़्यादा रहती है। मीन्स हम लोग किसी को अच्छे से उनकी समस्या सुनेंगे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा भावनात्मक मीन्स जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा होता है वुमेंस में, तो उसकी वजह से हम अच्छे से उनकी समस्या सुलझा सकते हैं। आपने कहा एम्पैथी ज़्यादा होती है, एम्पैथी और सिंपैथी 2 वर्ड होते हैं, इन दोनों में क्या? मैम एम्पैथी एंड सिंपैथी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एम्पैथी में होता है कि हम लोगों को सिर्फ सहानुभूति होती है, और सिंपैथी में होती है सहानुभूति, और एम्पैथी में हम लोग उससे में सहानुभूति के साथ साथ जो सामने वाले का जो भी समस्या है उसको अपनी ही समस्या लेके सुलझाते हैं, तो वो सिंपैथी। और आपने देखा होगा प्रशासनिक क्षेत्र में कई जगह होती है जिसमें इमोशनल अटैचमेंट या जो सिंपैथी होती है उससे हटकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा फुलफिल करना होता है, तो उस कंडीशन में मैम जैसे कि प्रशासनिक सेवा में ज़रूरत भी है हम लोगों को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इमोशंस यूज़ करने हैं बट विद इंटेलिजेंस, तो हमारे जो भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ भावनात्मक रूप से न लिए गए हो बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के जैसे आपके सामने कोई कंडीशन आती है
आपको अतिक्रमण हटाना है या जो सब्जी बेच रहा है और आपको जो पता चलता है कि इसकी बीवी है जो उसको कैंसर है, इसका बेटा है जो भी अपाहिज है और इसके पास मजदूरी के लिए सब्जी बेचने के अलावा कोई सहारा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मैम क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, हम लोगों को वहाँ से अतिक्रमण हटाना ही है, तो मैं सबसे पहले ये ध्यान में रखूँगी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है और उसको ज़रूरत है अभी कहीं पे भी ठेला लगा के अपना सामान बेचने का। वो कहीं पे एक प्रॉपर दुकान किराए पे लेके अपना सामान नहीं बेच सकता। तो ऐसे हॉट बाज़ार्स या जो मार्केट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ ठेले वगैरह लगाए जा सकते हैं और ऐसा एक क्षेत्र पहले से डिसाइड करो, वहाँ पे उन लोगों को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं और जहाँ पे अच्छा मार्केट मिल सके ये भी सुनिश्चित करेंगे और उसके साथ फिर हम लोग अपना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी पूर्ण कर सकते हैं। आपने प्रेफरेंस क्या भरी है? मैम RS फर्स्ट है और सेकेंड RPS है। मतलब SDM एक होता है, SDM एक होता है SDO, दोनों ही एक ही है या? मैम पोस्ट सेम है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डिफरेंट है। SDO जो होता है वो गवर्नमेंट के जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं उन प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वयन करता है और जो SDM है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। वहाँ पे मीन्स उसमें मजिस्ट्रेट के रोल्स आ जाते हैं और CRPC के धाराएं लागू कर सकता है। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल SDO होता है या फिर डिप्टी होता है? लॉ एंड ऑर्डर में मैम श्योर नहीं हूँ मैं इस पर। SDM को जो पावर मिलते हैं ना, SDM के मजिस्ट्रेट के पावर, ये किसके तहत मिलते हैं? किसके तहत? CRPC की धारा। धारा कौन सी धारा? वो तो 144 धारा तो है। धारा 144 क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं आप? यस मैम। मैम किसी भी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर कोई ज़रूरी मीन्स जैसे अभी कोविड का टाइम आ गया तो उसमें भी 144 लगा है, तो 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे एकत्रित नहीं हो इसका सॉरी मैम 144 लागू कौन करता है? SDO सॉरी SDM मैम। और यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो तो वहाँ पे जिला कलेक्टर करेंगे या फिर SDO? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैम जिला कलेक्टर। और जोधपुर में जहाँ पर कमिश्नरेट व्यवस्था है वहाँ किसको पावर है? कलेक्टर या कमिश्नर? नहीं, कलेक्टर। राजस्थान में कमिश्नरेट व्यवस्था कहाँ कहाँ है? जोधपुर में और जयपुर में। सॉरी मैम इसका श्योर नहीं हूँ मैं इस पर। अभी मैडम थोड़े दिन पहले अखबार में लंबी सुर्खियाँ रही कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, कुछ बेचे जा रहे हैं, सरकारें गिर रही है, बन रही है, दल बदल हो रहा है। ये शब्द आता है दल बदल, ये दल बदल जो है किसी भी पार्टी में जिससे चुनाव लड़ा है किसी विधायक ने या फिर सांसद ने, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको दल बदल बोलते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं उस पर, जैसे कि एक तो जब वो व्हिप का उल्लंघन करता है और दूसरा है कोई जो मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है और तीसरा है जो स्वतंत्र खड़े रहते हैं, इंडिपेंडेंट जो ये मेंबर्स खड़े होते हैं, वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसको दल बदल कहेंगे। इस तरह के दल बदल होना ये नो डाउट लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब है। इसके संबंधित रोकने के लिए कोई कानून वगैरह बने हैं भारत में? सर ये सर कानून बने हैं। जो एक तो 10th शेड्यूल है और उसमें 10th शेड्यूल में ही दल बदल प्रावधान डाले हैं। अमेंडमेंट वगैरह 97 अमेंडमेंट एनेक्स। यस सर। तो ये अमेंडमेंट वगैरह हो गए, जो भी 52 हो 91 हो जो भी हो, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा है दल बदल?
सर मेरे ख्याल से मेन रीज़न हो सकता है लीडरशिप की कमी, और दूसरा है कि जो अगर टाइमली उनके सभाएं होती रहे, या फिर मींस उनका मॉनिटराइजेशन अच्छे से हो, तो आई गेस ये रुक सकता है। अभी अपनी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। सरकार बनने के बाद में सरकार की सरकारी मंत्रियों या अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया, और दूसरी जगह भी हर जगह सुर्खियों में बात आ रही है, हमारी विदेश नीति एक अलग दिशा में जा रही है, विदेश नीति में कुछ नवीन परिवर्तन हो रहे हैं और भारतीय हितों के अनुरूप है। ऐसा कोई परिवर्तन आपको दिखे पिछले 10 साल के विदेश? सर हम लोग जहाँ पे नो अलायंस पॉलिसी पहले फॉलो कर रहे थे, वही अभी हम मल्टी अलायंस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग रशिया और अमेरिका से दोनों से ही समांतर हमारी नीति सेम है दोनों के साथ में, और साथ में ही इज़राइल जो कि इज़राइल जैसे देश के साथ भी हम लोगों के जो संबंध है वो एक समान है। मीन्स पहले जब सिर्फ हम लोग नो अलाइनमेंट। चलो ये ठीक है, आप मुझे बताओ पिछले 10 साल में वाकई हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो रही है या हम बिखर रहे हैं? सर मैं नहीं बोलूँगी कि हम लोग बिखर रहे हैं। जो आज का टाइम है ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग सभी देशों से जो भी बाहर की मुख्य शक्तियां हैं उनसे अच्छे संबंध रखें, और या आई गेस हम लोगों बिखर नहीं रहे, मजबूत। देखो पिछले 10 साल में आप कह रहे हैं मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान से हमारी बातचीत बिल्कुल बंद, चाइना से हमने इस तरीके से रिश्ते ख़राब कर दिए कि कभी भी हम उलझ सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से हम बिल्कुल पहले की तरह मजबूत हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम किस तरीके से कहें पिछले 10 साल में मजबूत हो रहे हैं या हमारी विदेश नीति बिल्कुल सफल जा रही है? क्योंकि ये बाहर की कंडीशंस ऐसी है। अभी पाकिस्तान से हम लोगों के रिलेशंस जब से पार्टीशन हुआ है तब से ही अच्छे नहीं हैं। अभी हालांकि थोड़े ख़राब चल रहे हैं, बट वहाँ की सरकार भी इतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वो जो भी मेन रीज़न हो सकता है। चाइना अपने सभी पड़ोसी देश से अभी उसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो सबसे ही मीन्स उनके वॉर जैसे कंडीशंस आ चुकी हैं, और चाइना ही है जो हमारे पड़ोसी देशों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल के साथ भी हमारे संबंध थोड़े ख़राब हो रहे हैं, और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक। और अभी आप जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर मेरा गृह जिला जैसलमेर है, बट जोधपुर में। गृह जिला आपका जैसलमेर है। अभी आपके गृह जिले की महिला साक्षरता क्या है? गृह जिले की सर 39%। ये हाल है, अभी भी आज़ादी की 70 सालों में हम 39% पे। आप नो डाउट अभी प्रशासनिक सेवा में जाओगे और साइंस की स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान होगा, तो ऐसा क्या प्रयास किया जाएगा जिससे महिला साक्षरता ये बढ़े? सर जैसलमेर में मेन प्रॉब्लम है कि एक तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से सरकार हर मोहल्ले या कस्बे जो भी छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, छोटे गांव हैं, वहाँ पे स्कूल सुविधा नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है बिकॉज ऑफ फंड। तो हम लोग सबसे पहले तो वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सके। दूसरा जो ड्रॉप डाउन % है उस पर काम किया जा सकता है, और तीसरा जो भी अभी सरकारी योजनाएं हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करके लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, सरकारी सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो लड़कों का परसेंटेज ऊपर क्यों है साक्षरता? मेन रीज़न कंसर्न होता है पेरेंट्स का सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत केवल सरकारी शिक्षाओं का अभाव ही नहीं है, कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति नजरिया आज भी समाज में कम है, नीचे है। एक बात बताओ, ये कन्या भ्रूण हत्या है, कहते हैं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज़ें कमी आएगी, लेकिन अपन देख रहे हैं कि वास्तव में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त ज़्यादा दिखाई दे रही है।
तो ये पढ़ना और कन्या भ्रूण हत्या कम होना, ये तो मिसमैच हो। यस सर, मीन्स मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। ऐसा हो रहा है और ऐसा हमेशा समाचार पत्रों में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कारण है कि हमारी मोरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ है उसमें कमी है। हम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज गेन कर रहे हैं और उनको एक जो सामाजिक मूल्य जो है या पारिवारिक मूल्य जो है उसकी कमी है। तो हम लोगों को मोरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन से ही, ताकि उनका एक अच्छा मोरल डेवलप कर सके हम लोग। तो शायद वही हेल्प करेगा। और दूसरा है सामाजिक स्तर पर उनको ज़्यादा एजुकेट किया जाए और इन चीज़ों के बारे में इनके कुछ ऐसे समूह या कुछ लोग NGO जो है उनकी हेल्प लेके इनको अवेयर करवाना चाहिए कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके द्वारा प्रशासन ना करके ऐसे कौन से प्रयास किए जाएंगे ताकि ये सबसे बड़ी बुराई है वास्तव में कम हो सके? मेरे ख्याल से सबसे मेन जो काम है वो होता है डायलॉग या लोगों को अच्छे से समझाना। हम लोग योजनाएं कितना भी बना लें, लेकिन अगर वो लोग जब तक उसको अच्छे से सही समझ से नहीं ग्रहण करेंगे तब तक उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी हम लोग सिर्फ कानून बना लेते हैं, सज़ा का प्रावधान कर लेंगे, लेकिन लोग दूसरा उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं ऐसे काम करने के। तो सबसे पहले है कि उनको समझाओ। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाना। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि अधिकतर जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है ये पढ़े लिखे लोगों में हो रही है, तो ऑलरेडी समझदारी है, आप उसमें क्या समझाओगे, क्या नवाचार करोगे? अब समझदार हैं, लेकिन हम लोगों का जो भारतीय संस्कार है उसमें देवी और भारतीय संस्कार है, तो भारतीय संस्कार है इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कार में ये कहा गया है कि पुत्र तो होना जरूरी है, उसके बिना तो काम अधूरा है पुत्र के बिना। इसीलिए तो वो बच्चे की आड़ के कारण तो ये कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कार मूल्य तो ये भी कह रहे हैं। सर ऐसा नहीं है कि सभी इसी गतिविधि में ऐसे होते हैं कि जो भी पढ़े लिखे होते हैं वो सब ऐसे। कुछ लोगों में अच्छे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जो जिनमें मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे लैक होता है सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं और सिर्फ अपना जो फाइनेंशियल चीज़ है उसी के बारे में सोचते हैं, तब ये समस्या होती है उन लोगों में। तो मोरल वैल्यूज़ और सामाजिक अगर उनमें मूल्य होंगे तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं और कोई रास्ता है। लास्ट क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, समाज को या महिला? आखिर महिला ही जा रही है और वो भी पढ़ी लिखी महिला जा रही है, तो इसमें दोषी कौन, महिला हुई? सर मेरे ख्याल से सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक महिला अगर ऐसा काम कर रही है तो आई गेस उस नहीं, महिला दोषी है या नहीं? महिला भी दोषी है, क्योंकि वो अगर पढ़ी लिखी है तो वो इतनी समझ है उसमें कि वो अपने निर्णय खुद ले सकती है और वो इस चीज़ का स्टैंड ले सकती है कि मुझे मतलब ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। तो वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के या समाज के प्रेशर में आ जाती है, तो वो भी दोषी है और समाज भी एक कारण है इसके लिए। मैडम, जैसलमेर में कन्या हत्या, नवजात जो कन्या होती है उनको मारा जाता है, इसके बारे में कुछ? यस सर, मीन्स पहले बहुत ज़्यादा होता था कन्या हत्या, मीन्स कन्या पैदा होते ही 1-2 दिन में। यस सर, तो क्योंकि वहाँ पे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो भ्रूण में ही उसका पता लगा पाए कि लड़का है या लड़की, तो लोग जन्म के बाद कन्याओं को मार देते हैं। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब सोनोग्राफी नहीं थी तब से पहले से ही चल रहा है। तो पर्टिकुलर रीज़न है इसका या ऐसे ही एक कोई गांव है जहां 6 साल बाद बारात आई? तो 6 साल से पहले तो मतलब ये नहीं था सोनोग्राफी। जो रीज़न एज पर्टिकुलर कुछ नहीं है, यही मेन रीज़न है कि दहेज प्रथा, और दूसरा कि कन्याओं को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानते। अगर वो कुछ कमा के भी लाएगी तो वो पेरेंट्स को नहीं देगी। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से होता था, और आई गेस कुछ गाँव में अभी भी है ये चीज़। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बॉर्डर इलाका था जहाँ से लुटेरे और आक्रांत सराइया वगैरह जो लोग आते थे, तो उनसे बचने के लिए भी मारना चालू किया। ये सर एंशिएंट रीज़न सिक्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। यस। अच्छा, एक आप जैसलमेर से हैं, तो जैसलमेर में कौन कौन से खनिज जो हैं वहाँ से भी निकाले जाते हैं?
सर मेन है लाइमस्टोन और जिप्सम, और फिर जो वहाँ का पत्थर है, पीला पत्थर, और मार्बल भी मिलता है वहाँ पे, और बजरी और मार्बल सर एरिया नहीं पता मुझे, बट मार्बल मिलता है वहाँ पे। जिप्सम है जैसलमेर, मेन इलाका जैसलमेर भी है, और अमर सागर तो और सर जी। अभी अज़रबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है, क्या वजह है, वो क्या कारण है, और इनके पीछे कौन कौन लोग इन द सेंस देश? सर अज़रबैजान और आर्मेनिया में जो युद्ध चल रहा है वो नारगोनो काबा खास करके एक जगह है, उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से चल रहा है। और इसमें जो आर्मेनिया है उसके साथ में रशिया है, और अज़रबैजान को टर्की और पाकिस्तान सब। और कौन कौन? इज़राइल किस तरफ है? सर सॉरी, इज़राइल का नहीं पता मुझे। सर फ्रांस का भी नहीं। दाइश ISIS जिसको बोलते हैं, उसने अपने 1000 लड़ाके भेजे लड़ने के लिए। नो सर। नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था थोड़े दिन पहले, तो उत्तराखंड के कुछ इलाके जो थे उन्होंने नेपाल में बताए थे। अभी कल या परसों भारत के रॉ के जो चीफ हैं उन्होंने ओली से मुलाकात करी है, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें पुराना नक्शा है। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ है भारत और नेपाल के बीच में जिससे ओली ये कन्विंस हो गए हैं कि भाई नहीं, वो पुराना वाला ठीक है, और हालांकि उनकी संसद ने तो नया वाला नक्शा पास किया है। सॉरी सर, मतलब मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट क्योंकि वो नक्शा जो पिथौरागढ़ को वो अपना एरिया बता रहा था नेपाल, उसके बाद से चाइना ने अपने जो एक्टिविटीज़ है वो नेपाल बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, और कुछ एरियाज़ पे चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेन अंग्रेज़ों की नेपाल के साथ संधियाँ हुई थी पहले, कोई याद है आपको? यस सर। कोई बात नहीं। अच्छा, एक अभी टर्की और सऊदी अरब, इनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे। टर्की एंड सऊदी अरब, यस सर। जो इस्लामिक ग्रुप है उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट मेंबर, तो पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ था, और टर्की कम्प्लीटली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो ये रीज़न हो सकता है। सेकेंड नहीं पता सर। आपने अपनी हॉबी लिखी है पेंटिंग्स, तो आप कहीं एग्जीबिशन वगैरह आपने किया है या सिर्फ आप घरेलू अपने ही नॉर्मली, प्रोफेशनल आपने कुछ नहीं किया इसमें? अच्छा, अब जो जोधपुर और जैसलमेर में जो पुरानी जो पेंटिंग्स है उनमें क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क में जो जोधपुर की पेंटिंग्स हैं उसमें फ़र्क नहीं पता शायद। जोधपुर से अभी CM है अशोक गहलोत राजस्थान के, और कौन CM रहा है जोधपुर से? बरकतुल्ला खान स्टेडियम नाम सुना? वो CM थे पहले, इसीलिए उनके नाम पे वो स्टेडियम है। एक दौलत बेग गोल्डी करके जगह है, इसकी रणनीतिक और सामरिक रूप से क्या इम्पोर्टेंस है? दौलत बेग गोल्डी जो है वो अजमेर में है, लद्दाख में है। बस अजमेर वाले की क्या विशेषता है? अजमेर जो है वो पहले एजुकेशन नहीं, दौलत बेग गोल्डी जो अजमेर में आप बता रही थी उसकी क्या विशेषताएं हैं? हालांकि वो वहाँ है नहीं वैसे, तो आपने अजमेर में वैसे सर्वाइज नहीं क्या होना SFF ये क्या चीज़ है? SFF। अच्छा, एक अभी भारत ने कुछ चोटियों पे अपनी फ़ौज तैनात की है लद्दाख में, तो जो झील है पैंगोंग उसके आगे, तो
तो वो कौन कौन सी चोटियाँ हैं जिस पे पहले नहीं था भारत? सर फिंगर पॉइंट बोलते हो? नहीं, चोटियाँ हैं, फिंगर 4 फिंगर, ऐसा तो फिंगर्स तो वो जो झील के जो फिंगर्स हैं वो सब तो हैं ही हैं, इसके अलावा कुछ चोटियाँ हैं उन पे SFF को डाला गया है। नो सर, मुझे सिर्फ फिंगर पॉइंट वाला 4 तक क्या था उसका नहीं पता। आप अगर RS बनती हैं तो नया क्या करेंगी आप? सर न्यू अगर मैं अपनी जॉब से कुछ वहाँ पे कुछ नए स्टार्ट करूँगी, जैसे कि मेन है कि मॉनिटराइजेशन या फिर जो है ऑनलाइन जो सेवाएं हैं उसको ज़्यादा अच्छे से लागू करना, जिसका डाटा जो है वो रेगुलरली अपडेट हो वहाँ पे, और जो भी जो अधीनस्थ है उनके जो एरिया ऑफ वर्क है उसको अच्छे से डिफाइन करना, प्लस उनको रेगुलरली मींस उनके गोल्स और टारगेट्स पता होने चाहिए, जिससे कि हम लोग जो भी जो रेड टेपिज्म की समस्या है या जो स्लो होता है गवर्नमेंट पे प्रोसेस, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी एक पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज़ हुई है, तो उससे इमरान खान की सरकार को कोई ख़तरा है क्या? ये सर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इस पे, बट ये है कि वहाँ पे जो सेना का जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से सेना और पुलिस में टकरार हो चुकी है। तो इमरान खान की जो सरकार है वो मीन्स थोड़ी सी अनस्टेबल है एट प्रेजेंट। स्पेशली सिंध को लेकर के अभी 3-4 दिन पहले भी काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे, सिंध पुलिस को लेकर। अभी जैसे 370 हटाई है कश्मीर में, तो उसके बाद से क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं कश्मीर में? सर कश्मीर में 370 के बाद पॉजिटिव परिणाम ज़्यादा है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल जो व्यवसाय है, जो खादी व्यवसाय जो जिसमें है, मीन्स लोकल लेवल पे रोज़गार बढ़ा है और शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है वहाँ पे, मीन्स हम लोग एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, और प्लस जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है उसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है, और जो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है लोकल प्रोड्यूस, उसको अच्छा रिस्पांस मिला है अभी। और फिर ये 370 से पहले इस पे कोई काम नहीं हो रहा था? सर कम हो रहा था, बट आई गेस अभी मॉनिटराइजेशन अच्छे से हुआ है। पहले लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा स्लो होता था काम, जो कि अभी डायरेक्ट मॉनिटराइजेशन से ज़्यादा अच्छे से हुआ है।